स्वागत है आपका विद्यार्थियों मार्क एकेडमी में। आज हम अपनी इस क्लास में साइंस क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट का इन एनसीईआरटी और इन टेक्स्ट एनसीईआरटी से इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन बच्चों। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, उसमें से एक में डिस्टिल वाटर है और अदर टू कंटेन एसिडिक एंड बेसिक, यानी बाकी दो में एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है। यानी डिस्टिल वाटर है एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे में किसी एक में एसिडिक और किसी एक में बेसिक। अब इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, और आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया जाता है और आपको आइडेंटिफाई करना है उन तीनों में से। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक पेपर में भी देखा था, आइडेंटिफाई करने वाला कोल्ड ड्रिंक जैसा कुछ ऐसा क्वेश्चन था उसमें लास्ट ईयर। तो ये आपको जैसे आप ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें ये था कि मान लो किसी बार में रेस्टोरेंट में गया था, उसे एसिडिक ड्रिंक चाहिए थी और मिक्स हो गई है उसकी, कैसे में पता लगाएगा? कुछ इसी तरह क्वेश्चन था वो। तो रेड लिटमस पेपर है सिर्फ आपके पास, और इससे मालूम करना है तीनों कंटेंट को कि किस में वाटर है, किस में एसिडिक है, किस में बेसिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन क्लियर हो गया है? अब देखो इसमें इसका आंसर कैसे आएगा। अगर हम इसमें तीनों टेस्ट ट्यूब में मतलब तीनों बीकर से थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन लेके अलग अलग रेड लिटमस पेपर पे हम डालते हैं। मान लो रेड लिटमस पेपर एक नहीं कितने भी उसके रेड है सिर्फ, या उसके टुकड़े कर लो आज आप चाहो तो, और तीनों रेड लिटमस पेपर पे आप तीनों सॉल्यूशन से डाल दो ड्रॉप। तो जिसमें रेड वाला ब्लू हो जाएगा। भाई रेड वाला अगर रेड ही रहा तो कंफ्यूजन है कि वो वाटर भी हो सकता है और एसिड भी हो सकता है। लेकिन अगर रेड वाला ब्लू हो गया, यानी जिसमें ब्लू हो गया वो तो वो वाला सॉल्यूशन तो अलग रख दो अब, यानी जो ब्लू हो गया इसका मतलब बेसिक है वो, क्योंकि बेस जो है रेड को ब्लू कर देता है। अब दो बचे, वाटर वाला और एसिड वाला। अब इस ब्लू का इस्तेमाल कर लो, ये जो ब्लू हो गया है अब इसका इस्तेमाल कर लो, उस दोनों में से जो वाटर और एसिडिक वाला बचा है वो डाल के देखो ब्लू पर, एक एक करके एक बार में एक। अगर ब्लू वाले पर डालने पर कोई चेंज नहीं आया तो मतलब वो वाटर है, और अगर ब्लू वाला वापस रेड हो गया तो एसिड है। ये यहां लिखा है, विद्यार्थीगण स्वयं इसे पढ़ सकते हैं या ऑडियो से काम चला सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। ये हम लोग पहले इन टेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, अभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे। व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, यानी दही या फिर खट्टे पदार्थ को ब्रास या कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है अगर आपने चैप्टर पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है एसिड बेस सॉल्ट के। ये जो दही या फिर जो खट्टे पदार्थ हैं, सोर सब्सटेंसेस हैं, उनमें एसिड होता है, और एसिड जो है वो मेटल के साथ यानी ब्रास या कॉपर जो भी है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट भी बन सकता है। नहीं वो दही या जो कुछ है वो खराब हो सकता है सॉल्ट बनने की वजह से, इसलिए फूड खराब हो जाएगा या दही खराब हो जाएगा। इसलिए इन्हें हम कॉपर के वेसल में, ब्रास के वेसल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एसिडिक सब्सटेंसेस या सोर सब्सटेंसेस मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, प्लस सॉल्ट वगैरह बना सकते हैं। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन, Which gas is usually liberated when acid react with metal? अभी डिस्कस किया कौन सी गैस लिबरेट होती है जब एसिड मेटल से रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन गैस। इसमें बहुत सारे इफ और बट हैं, वो हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया हुआ है कि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, H2O बना देता है। फिर नाइट्रिक एसिड के साथ भी मैग्नीज और मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, वो कॉन्सेप्ट वीडियो में आप इसी प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं टाइमलाइन के साथ। तो विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। और इस गैस का टेस्ट वही पॉप साउंड है, बर्निंग कैंडल उस गैस के पास जाएगा तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। देखो यूजुअली बोला जाता है, ऑलवेज नहीं बोला जाता, इसीलिए ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स नहीं है जो हमेशा एक लॉ चलेगा। केमिस्ट्री और बायो में भैया एक्सेप्शंस रहते हैं ज़्यादा, इसलिए संभल के लिखना बोलना होता है।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड then hydrogen gas is liberated and zinc sulfate solution is formed. The evolved gas hydrogen can be tested by taking a burning candle near the gas filled bubbles and it will burn with a pop sound. फट जाएगा पॉप साउंड के साथ, ठीक है. इट इज नॉट रिटन हियर, ये पॉप साउंड वाली बात लिखना जरूरी है. एंड हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड. अगला प्रश्न है बच्चों, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी मेटल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होता है तो ये प्रोड्यूस करता है इफरसेंस, मतलब एक कोई गैस बनती है. द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल, और वो जो गैस बन रही है बर्निंग कैंडल को बुझा देगी. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए, फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड काम होता है बुझाने का काम. तो राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है एक कंपाउंड, इसका एग्जांपल लिखना है रिएक्शन का. तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है. और गैस जो इवॉल्व होगी वो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश यानी बुझाने का काम करती है. वाटर इसमें आएगा ना, एक्चुअली डाइल्यूट है ना ये, तो वाटर इसमें है, डाइल्यूट ही होता है HCl. तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 5 है, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट सा लग रहा है, ये 5-1 क्यों है. Why do HCl, hydrochloric acid, nitric acid etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character. मतलब HCl या फिर नाइट्रिक एसिड जो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, जबकि ये जो ग्लूकोज या अल्कोहल है ये नहीं शो करते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो एसिड है नाइट्रिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वाटर में आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, H+ आयंस, और अल्कोहल ग्लूकोज नहीं प्रोड्यूस करते. तो H+ आयन जो प्रोड्यूस करते हैं वही एसिडिक नेचर शो करते हैं. Solutions like Cl HNO3 get ionized in aqueous solution and due to presence of H+ ion they show acidic character, while solution of compound like alcohol and glucose do not form any such ion, so they do not show acidic characters. Now we have 6th question बच्चों. Why does an aqueous solution of acid conduct electricity? वही है, फिर से aqueous solution है तो उसमें H+ आयन्स हैं और वो आयन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे. इन aqueous solution acids dissociate to produce ions. These ions are responsible for the conduction of electricity. मतलब एसिड पानी में जब डिजोल्व करते हैं तो आयन प्रोड्यूस करते हैं और वो आयन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. इस पर तो आपकी कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने डिस्कस भी किया था, एक्टिविटी भी थी आपकी बुक में, एक वो भी है पिक्चर है, उस पर लिटमस पेपर का कलर दिखा रहे हैं, ड्राई लिटमस पेपर और मॉइस्ट वाला जो था एक्टिविटी. व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? क्योंकि ड्राई HCl गैस और ड्राई लिटमस पेपर दोनों ड्राई हैं. तो हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में कि एसिड अपना जो एसिडिक नेचर है वो एक्वस में दिखाता है, वाटर में दिखाता है, आयन प्रोड्यूस करता है. तो लिटमस पेपर भी ड्राई है और गैस भी ड्राई है, तो इसलिए उसका एसिडिक नेचर, आयन नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं इसलिए एसिडिक नेचर नहीं शो करता. द कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आयन लाइक हाइड्रोजन H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन. HCl can produce these ion only in the form of aqueous solution. Hence, dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper. Next है, while diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water, not the water to the acid? मतलब जब आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो आपको एसिड, पानी के अंदर एसिड वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है. एसिड के अंदर पूरा पानी नहीं डालना है, पानी के अंदर एसिड डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप. वही एक्सोथर्मिक प्रोसेस की वजह से,
क्योंकि जब आप पानी के अंदर, अगर आपने एसिड के अंदर पानी डाल दिया तो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा, जो कंटेनर है उसमें इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, वो स्प्लैश आउट हो सकता है, बर्न कर सकता है, लोकल हीटिंग से फट भी सकता है कंटेनर। इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप पानी के अंदर एसिड डालें, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ। उस जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उससे जो प्रोड्यूस होगी हीट, उससे कोई एक्सप्लोजन ना हो इसलिए। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड डाइल्यूट, यानी जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो H3O आयन, H3O प्लस आयन के कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है। जब एसिड में पानी मिलाते हैं तो H3O प्लस आयन के कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है, डिक्रीज हो जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम में आयन की मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि देखो अगर मान लो कोई दूध है, अब दूध से अगर मान लो 1 लीटर दूध से 20 ग्राम मान लो घी निकलेगा या क्रीम निकलेगा, तो उसमें पानी मिला के उस दूध को 2 लीटर कर दोगे तो 40 ग्राम थोड़ा घी निकल जाएगा। पानी बढ़ाया आपने, दूध थोड़ा बढ़ाया है, तो आयन पर यूनिट वॉल्यूम में कम ही होंगे। अब वो 2 लीटर दूध बन गया, अब 2 लीटर दूध में घी उतना ही निकलना है क्योंकि पानी से आपने बढ़ाया है उसकी मात्रा को। तो एसिड में भी आप पानी बढ़ा रहे हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH आयन जो बेस से बनते हैं, OH माइनस आयन। एक्चुअल में ये ना माइनस ऊपर रहता है, ये होता नहीं यहाँ पर। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में मतलब और ज्यादा उसमें मिला देते हैं, बेस में बेस ही मिला रहे हैं, बेस के अंदर बेस ही मिला रहे हैं, पानी नहीं मिला रहे इस बार, तो उसके आयन का कंसंट्रेशन जो होगा H प्लस OH माइनस आयन का क्या फर्क पड़ेगा, रिमेन्स सेम होना चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम में बढ़ थोड़ा जाएगा, रिमेन्स सेम होना चाहिए। दूध में आपने 1 लीटर दूध और मिला दिया, अब 2 लीटर दूध हो गया, तो अब आप पहले कह रहे थे 20 ग्राम क्रीम मिलेगी, तो अब तो 40 ग्राम मिलेगी, आप यही कहना चाह रहे होगे। तो भैया पर लीटर तो 20 ग्राम हुई, 2 लीटर में 40 ग्राम बन रही है ना वो, तो पर लीटर तो 20 ग्राम होगी। लेट्स सी द आंसर। अगर पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तब भी वही रहेगा, हाँ, लेकिन टोटल अगर देखें तो बढ़ गया, 40 ग्राम हो गया ना, कि उस हिसाब से देख रहे हैं। घी बढ़ गया क्योंकि 2 लीटर दूध हो गया, पर मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा था कि पर यूनिट वॉल्यूम में तो वही रहेगा। ठीक है, इट्स ओके। 11th क्वेश्चन, you have two solutions A and B, the pH of solution A is 6, pH of solution B is 8, which solution has more hydrogen ion concentration, जो एसिडिक होगा उसमें ज्यादा आयन के कंसेंट्रेशन होंगे, तो ये वाला A वाला जिसका pH वैल्यू 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज्यादा होते हैं और बेस में OH माइनस आयन ज्यादा होते हैं, लेकिन दोनों में दोनों तरह के आयन होते हैं। आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा फिगर दिया हुआ है, उसको गौर से देखो, तो उसे ऐसे ऐसे डायग्राम सा बना रखा है, एक पेपर सा है इस तरह से, ये जो आपका H प्लस दिखाता है ये OH माइनस दिखाता है। इधर एसिडिक होता है, चीजें इधर इधर बेसिक होती हैं, लेकिन ये H प्लस आयन इधर भी है और OH माइनस इधर ज्यादा है, इधर OH कम है पर H प्लस ज्यादा है, ये बीच में बाउंड्री लाइन है न्यूट्रल के लिए, मान लो ऐसा आपके बुक में फिगर दिया हुआ है। तो इसलिए एसिडिक सॉल्यूशन में भी और बेसिक सॉल्यूशन में भी, दोनों में भी H प्लस आयन और OH माइनस आयन ज्यादा होते हैं, पर एसिड में H प्लस आयन ज्यादा होते हैं और बेस में OH माइनस आयन ज्यादा होते हैं बेसिक सॉल्यूशन में। Solution of pH value less than 7 is acidic in nature, while greater than 7 indicate a basic solution. Therefore, the solution of pH 6 is acidic and has more hydrogen ion concentration than the solution of pH 8, which is basic in nature. What
इफेक्ट डज द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन से सॉल्यूशन का नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर H प्लस आयन ज़्यादा होंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, और H प्लस आयन कम होंगे और OH माइनस वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो बेसिक हो जाएगा। वही H प्लस आयन ज़्यादा है तो एसिडिक सॉल्यूशन है। डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस आयन्स, अभी आपसे डिस्कस कर लिया, क्या बेसिक जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें भी H प्लस आयन होता है, तो इसका आंसर हाँ यस होगा, लेकिन उनकी जो मात्रा होती है वो कम होती है OH माइनस से। Yes, H plus ion can be found in all basic solutions. They are basic since hydrogen ion have a much lower concentration than the hydroxide ions. OH minus ions ज़्यादा होते हैं। 14. Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quick lime? मतलब किस हालात में, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पेपर में देखा हुआ है किसी ने, किन हालातों में जो फार्मर है वो अपनी खेत की सॉइल की फील्ड में क्विक लाइम, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कह सकते हैं, स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या चॉक पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे। किसान खेत में किन हालातों में ये चीज डालेंगे अपने खेत में? चूने का पाउडर कब क्यों डालेंगे? होली खेलने के लिए, कीड़े ना पड़ जाए। कोई कह रहा होली खेलने के चक्कर में, कोई कह रहा कीड़े में पड़ जाए। जब सॉइल एसिडिक हो जाता है और उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होगा तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं ये, और वो सॉइल को न्यूट्रल कर देंगे। पहले से सॉइल एसिडिक है और आप ये लाइम क्या क्विक लाइम या फिर स्लेग लाइम कोई भी डाल रहे हो आप, तो वो बेसिक इन नेचर होता है, और सॉइल पहले से एसिडिक होगी अगर, तो बेस डालेंगे तो उसको न्यूट्रल करके सॉइल को ठीक कर देगा। एक तरह सॉइल का ट्रीटमेंट हो रहा है जिससे उसमें प्लांट क्रॉप अच्छे से ग्रो किया सके। ठीक है भाई, नॉट टू प्ले होली। Now we have next question. What is the common name of the compound calcium oxychloride bleaching powder? Name the substance which on treatment with chlorine L bleaching powder. Calcium hydroxide. ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लोरीन गैस पास करते हैं एक्सेस में तो यही तो बनता है ना ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन गैस यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। वॉशिंग सोडा। आपने कार्बन चैप्टर पढ़ा हुआ है डिटर्जेंट, तो वॉशिंग सोडा ही है वो भी। कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट 10H2O आपके इस चैप्टर 2 में। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट से वॉशिंग सोडा बनता है जिसका इस्तेमाल हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटेड? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होता है उसकी इक्वेशन लिखनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और प्लस वाटर इट गिव्स कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो 1.5 H2O और ये हाफ H2O है जिसे POP कह रहे हैं, और फिर इसके साथ वाटर को मिक्स किया तो ये हार्ड सब्सटेंस बन जाता है जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2H2O। इन टेक्स्ट के सभी क्वेश्चंस हो गए हैं। नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। रेड को ब्लू कर रहा है, बेसिक होना चाहिए, तो इट्स pH लाइकली टू बी 10 है ना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन, देखो यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, लाइम वाटर को मिल्की कर रही है, तो है ना, तो एसिड के साथ क्रश्ड एग सेल कैल्शियम कार्बोनेट
और एसिड रिएक्शन करेंगे तो आपका उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई। तो एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पर देखो NaCl सॉल्ट है, लिथियम क्लोराइड सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है, तो सॉल्ट से रिएक्शन का तो मतलब ही नहीं बनता है, और वो भी कोई गैस प्रोड्यूस हो रहा हो। तो HCl एसिड के साथ जब ये आपके NCERT में कॉन्सेप्ट है कि वो मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है, तो उसका आंसर है कि वो मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ एसिड होना चाहिए ना, HCl ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चों, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution HCl। यानी 10 ml NaOH और 8 ml HCl को अगर मिलाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है पूरी तरह से। इफ यू टेक 20 ml of same NaOH, अगर NaOH का 20 ml लोगे तो फिर कितना अमाउंट में HCl लेना पड़ेगा, ये तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। 16 ml, उसी रेशियो में लेना होगा, रेशियो कम ज़्यादा नहीं करेंगे। जिस रेशियो में पहले वो न्यूट्रलाइज हो रहा है उसी रेशियो में न्यूट्रलाइज होगा। अगर आप उसका 20 कर रहे हो तो उसका 16 कर दो, 8 का डबल, 10 का डबल 20 तो 8 का डबल 16। ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। जब पार्टी में आपने गटक गटक के खाया है तो फिर उसके इलाज के लिए कौन सा, एंटासिड। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ करेंगे। अगर वर्ड इक्वेशन में आपको वैसे ही ओरली एक्सप्लेन कर दूंगा। जिंक को आपने वर्ड में लिखना है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। आप इसे वर्ड में लिख दोगे और फिर सिंबल में इस तरह से लिखेंगे, Zn प्लस H2SO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये जो जिंक सल्फेट बनता है ना, इसे व्हाइट विट्रियोल, जैसे कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल कहते हैं, वैसे ही जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रियोल कहते हैं। समटाइम कहीं कुछ आ जाए तो देख लेना, व्हाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट है और कॉपर सल्फेट है ब्लू विट्रियोल। अब डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट करना है मैग्नीशियम रिबन के साथ, वही होना है फिर से, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एसिड का मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस HCl गिव्स मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन पहले से बैलेंस हुई है यहाँ पर। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एल्युमिनियम पाउडर के साथ करेगा, सेम रिएक्शन रहेगा, बस आपको इक्वेशन लिखने के लिए बोला है प्रैक्टिस। अच्छा, वर्ड इक्वेशन में लिखनी है और फिर सिंबल में लिखना है। हमने आपको यहाँ वर्ड में लिख के नहीं दिखाया है, वो ओरल बता रहे हैं कि मान लीजिए ये सल्फ्यूरिक एसिड, आपको यहाँ लिखना होगा सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम इन वर्ड, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, फिर सिंबल में दिखा को बैलेंस कर दो। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया प्लस एल्यूमिनियम Al हो गया, बन रहा है Al2SO4 का थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग। फिर से वही हो गया आपका, मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनना है। सॉल्ट जो बनेगा वो आपका फेरस क्लोराइड, आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। Fe प्लस HCl मेक्स FeCl2 प्लस H2। Now we have 6 question. Compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen। क्योंकि कार्बन के कंपाउंड है तो हाइड्रोजन तो होते ही, हाइड्रोकार्बन से ग्लूकोज और अल्कोहल। हम लोग तो रिवीजन कर रहे हैं ना, पहले देखो, पहले आपने NCERT पूरा टेक्स्ट बुक किया है तो उसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कार्बन चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें ये जो अल्कोहल या ग्लूकोज है कार्बन के कंपाउंड होते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन तो होता ही है, बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड्स। एसिड के रूप में कैटेगराइज नहीं होते हैं। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, किसी एक्टिविटी के जरिए आपको इसे प्रूव करना है। तो उसमें हम वाली एक्टिविटी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन वाली एक्टिविटी, जिसमें हम एक बीकर में पूरा सेटअप बनाएंगे, जिसमें एनोड, कैथोड, बैटरी, कनेक्ट स्विच कर दिया, और उस बीकर के अंदर सॉल्यूशन डालेंगे अलग अलग। एक बार आप अल्कोहल डालोगे,
बल्ब ग्लो नहीं होगा। ग्लूकोज डालोगे बल्ब ग्लो नहीं होगा, पर आप एसिड डालोगे तो बल्ब ग्लो होगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो जिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस की जरूरत होती है, और आयंस जो है वो एसिड प्रोड्यूस करता है वाटर में, और अल्कोहल और ग्लूकोज आयन प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए इन्हें हम एसिड की कैटेगरी में नहीं रखते, भले ही इसके अंदर हाइड्रोजन होता है। ठीक है। Compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. This can be proved by electrical conductivity test in which glucose and alcohol do not produce H plus ion, hence do not conduct electricity. On the other hand, acids produce ion and they conduct electricity. ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी हुई है ना शायद, ग्लूकोज वाली, अल्कोहल वाली एक्टिविटी हो रखी है। कोई बता सकता है एक्टिविटी नंबर कौन सा है? देखना एक्टिविटी नंबर कौन सा है। 2.8। एक्टिविटी 2.8 एनसीईआरटी से आप रेफर कर सकते हैं। नाउ वी हैव व्हाई डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज रेन वाटर। डिस्टिल वाटर में कोई आयंस नहीं होते, कोई मिनरल्स नहीं होते, कोई आयंस नहीं होते, और रेन वाटर में आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है रेन वाटर। Distilled water can not conduct electricity because it does not contain ions, while rainwater conduct electricity as it contains ion due to presence of dissolved salts in it. Why do acids not show acidic behavior in absence of water? पहले भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्योंकि वाटर के एब्सेंस में आयन नहीं बनाते, H प्लस आयन एसिड, तो इसलिए एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करते हैं एसिड इन एब्सेंस ऑफ वाटर। In the absence of water, an acid will not show its acidic behavior because acids do not dissociate to produce H plus ion. पानी नहीं होगा तो आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे, इस वजह से वो एसिडिक नेचर शो नहीं कर पाते। वो एक्टिविटी आपके 2.9 है 10 थी, जिसमें लिटमस पे ड्राई HCl गैस वाला पास कर रहे थे। 2.10 है, समथिंग लाइक दैट है। 9 2.9 क्या चाह रहे हो बच्चों को बहकाना? अच्छा, आसपास। नेक्स्ट 5 सॉल्यूशन है बच्चों, A B C D E, और जब उनको व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर तो उनका जो pH वैल्यू है 4, 1, 11, 7 और 9 है रिस्पेक्टिवली। तो इसमें कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रांगली अल्कालाइन है, कौन सा स्ट्रांगली एसिड है, वीक एसिड है, वीकली अल्कालाइन है, और फिर इनके अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन मतलब क्या होगा, बड़ा pH पहले रखना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे, हाँ बेसिक। तो ये आपको देखिए यहाँ पर है, जो D वाला है जिसका pH वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल है, C जिसका pH वैल्यू 11 है वो स्ट्रांगली अल्कालाइन है इनमें, और जिस B वाला जो सॉल्यूशन है जिसका pH वैल्यू 1 है वो स्ट्रांगली एसिड है, और A जिसका pH वैल्यू 4 आ रहा है वो वीक एसिड है, और वीक अल्कालाइन है, और जो E है जिसका pH वैल्यू 9 है। तो जो ऑर्डर होगा उसका C, यानी सबसे बड़ा वाला जो बेसिक है स्ट्रांगली अल्कालाइन है C, फिर उससे कम अल्कालाइन जो E, उससे भी कम यानी न्यूट्रल हो गया D, फिर A थोड़ा वीक एसिड है, उसके बाद स्ट्रांग एसिड है B। इस तरह से ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. मतलब इक्वल लेंथ है मैग्नीशियम रिबन की, नहीं मेटल हो गया एक तरह से ये, और एक टेस्ट ट्यूब A है और एक टेस्ट ट्यूब B है। A में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और B में एसिटिक एसिड है। अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड आर सेम, इक्वल अमाउंट में इक्वल कंसंट्रेशन में लिया गया है दोनों एसिड को। इन विच टेस्ट ट्यूब द फिजिंग अकर मोर विगरसली एंड वाई, किस टेस्ट ट्यूब में ज्यादा फिजिंग होगी यानी ज्यादा गैस प्रोड्यूस होगी, तो टेस्ट ट्यूब A में होगी, क्योंकि जो A टेस्ट ट्यूब है उसमें आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए वो उसके साथ मेटल के साथ रिएक्ट करके ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, फिजिंग मतलब गैस प्रोड्यूस होगी। एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है,
और जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एज ए रिजल्ट ऑफ एसिड रिएक्शन विद मैग्नीशियम रिबन कॉज फिजिंग. Since HCl strong acid है, a lot of hydrogen gas is liberated from test tube A. As a result, more fizzing occurs in test tube A. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फ्रेश मिल्क का एक फ्रेश मिल्क एज ए pH ऑफ 6. ताजा दूध जो है उसका pH वैल्यू 6 है. हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड. और जब ये दही बन जाएगा, दूध का दही बन जाएगा, तो उसकी pH वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? और कम हो जाएगा भाई, 6 से और कम हो जाएगा, क्योंकि कर्ड जो है एसिडिक सब्सटेंस है. फ्रेश मिल्क इज एसिडिक ड्यू टू pH ऑफ 6. बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया दिस मिल्क इज ट्रांसफॉर्म इनटू कर्ड विच फर्दर इंक्रीजेस द कर्ड्स एसिडिटी एंड लोअर्स इज pH वैल्यू फ्रॉम 6 टू लेस देन 6. 6 से कम हो जाएगा pH वैल्यू, ठीक है, क्योंकि दही बन गया उसका. लैक्टोज इन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन कर्ड. लैक्टोज का लैक्टिक एसिड बन जाता है. Now we have 12th. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. दूध वाले भैया ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिला देते थोड़ी सी मात्रा में. वो ऐसा क्यों करते हैं? अब वो उसकी pH वैल्यू को 6 से थोड़ा बढ़ा देते हैं. क्यों करते हैं? और why does this milk take a long time to set as curd? और ये दूध जमने में टाइम लगता है. इस दूध के दही जमने में, दही बनने में, कर्ड बनने में टाइम लगता है. कारण ये है कि वो एक्चुअली डिलीवरी तक दूध फट ना जाए. अगर टाइम लग रहा है तो इस बैक्टीरिया जो दूध में होंगे वो उसको, जिसे हम कहते हैं टर्निंग सोर, दूध का फटना टर्न सोर, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, उसकी लाइफ को एक तरह से एनहेंस करने के लिए. अब वो टेट्रा पैकिंग नहीं कर रहे ना, या तो टेट्रा पैकिंग करें, वो अलग बात है, वो तो फिर पास्चराइजेशन टेट्रा पैकिंग अलग कॉन्सेप्ट है. यहाँ वो जो मिला रहे हैं वो अपने उसमें मिला के डिलीवरी टाइम तक वो दूध खराब ना हो, उसका सेटिंग कर्ड ना हो, सोर ना हो, इस वजह से मिला रहे हैं. और इसी कारण से जब उस दूध का आप सेटिंग कर्ड करेंगे, दही जमाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा बेसिक है, तो वापस एसिड बनने में टाइम लगेगा उसको. द मिल्कमैन शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलिनिटी बिकॉज इन द अल्कलाइन कंडीशन द मिल्क विल नॉट बिकम सोर और कर्डल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. यानी दही नहीं जमेगा, दूध फटेगा नहीं. एज द मिल्क इज स्लाइटली मोर अल्कलाइन देन अदर, therefore acid produced to set into curd will neutralize by baking soda added by milkman. This milk takes long. वही बेकिंग सोडा की वजह से ज़्यादा टाइम लगेगा दही को जमने में, क्योंकि वो थोड़ा उसका pH वैल्यू आपने बढ़ा दिया है, 6 से थोड़ा बढ़ा दिया है. नेक्स्ट 13 क्वेश्चन हमारे पास में. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. वाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस इन पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर कर रखना चाहिए? क्योंकि मॉइस्चर में वो हार्ड हो जाएगा. पीओपी यानी अभी आपने पीछे रिएक्शन देखा था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को अगर पानी मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो वो कैल्शियम सल्फेट 2H2 जिप्सम बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा, यूजेबल नहीं रहेगा वो. इसलिए उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं ताकि वो हार्ड ना हो. ये रिएक्शन हमने पहले डिस्कस किया हुआ आपके साथ. The plaster of Paris should be stored in a moisture proof container because it absorbs moisture from the atmosphere easily and turns into hard substance in a gypsum. What is neutralization reaction? Give to example. सबको पता है न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है ना? एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है, वो एसिड और बेस एक तरह से इक्वल स्ट्रेंथ के होने चाहिए. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तब न्यूट्रलाइजेशन होगा. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन in which acid and base of equal strength react with each other to form salt and water. The salt formed in the reaction is neutral because acid and base neutralize the power of each other. तो एग्जाम्पल इसमें पहला वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्ट न्यूट्रल बन रहा है और वाटर. दूसरा नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर. ये दो रिएक्शन हो गए, एग्जाम्पल हो गए. 5वां क्वेश्चन. गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के दो एग्जाम्पल बताने हैं. वॉशिंग सोडा का एग्जाम्पल है, मतलब यूज है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, और सोडियम का कंपाउंड है बोरेक्स. और भी है वॉशिंग सोडा वगैरह, लॉन्ड्री वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हो, क्लीनिंग में काम कर रहे हो, वो अलग चीज़ है. पेपर इंडस्ट्री में है शायद क्या इसका इस्तेमाल, तो वो सब भी है. आपको दो पूछा था इसलिए होता है. बेकिंग सोडा का दो इस्तेमाल है, बेकिंग पाउडर बनाने में हो सकता है, और सोडा एसिड फायर आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में होता है. और भी आप कर सकते हो इस्तेमाल उसका खाने पीने की चीज़ों में, एंटी एसिड के रूप में भी करते हैं.
हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर। मिलते हैं आपसे अभी इसके एग्जाम्पल में मिलेंगे, देन चैप्टर 3।